हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग हिंदी के टॉपिक को कवर करते हैं और पहला टॉपिक है आपका वर्णमाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्णमाला से रिलेटेड बात को थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्याकरण। देखिए, व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो व्याकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने, लिखने के लिए कुछ नियम कानून होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ने, लिखने के नियम का ज्ञान कराने वाला शास्त्र, मतलब शुद्ध बोलने, पढ़ने, लिखने का जो ज्ञान है, जिसके अंतर्गत करेंगे जो शास्त्र है, उसे हम क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। तो आप एक लाइन में याद रखेंगे, भाषा को शुद्ध पढ़ने, लिखने के नियम का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। आइए अब समझते हैं। इसमें एक होता है आपका क्या? वर्ड। वर्ड क्या होता है इसको समझते हैं। तो वर्ड भाषा की सबसे छोटी एवं अविभाज्य इकाई होती है। अविभाज्य इकाई होती है। अविभाज्य इकाई होती है। इसको आप लोग समझेंगे। वर्ड भाषा की सबसे छोटी एवं अविभाज्य इकाई होती है। इसका मतलब यह होता है कि अब वर्ड के इससे छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। मतलब वर्ड को हमने लिख दिया, जैसे हमने लिखा का, तो का को अब इससे और छोटा नहीं किया जा सकता है। यही आपका क्या होता है? यही वर्ड होता है, जिसके अब और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वही होता है आपका क्या? वर्ड। अब आइए समझते हैं क्या होती है ध्वनि। तो वर्ड के मौखिक रूप को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। वर्ड के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। बात को समझना है यहाँ पे बात को यह समझना है कि जैसे हमने कोई वर्ड लिखा, एक वर्ड हमने लिख दिया का, ठीक। तो यदि किसी भी चीज को हमने लिख दिया, उसका उच्चारण नहीं किया, तो हमने इसका मतलब वर्ड को हमने लिख दिया। एक वर्ड आपका क्या है? खा है। एक आपका क्या है? गा है। अगर हम बिना बोले का, खा, गा लिख देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा। लेकिन यदि उसी को हमने बोल दिया का, खा, गा, इसका मतलब वही वर्ड ध्वनि का रूप ले लिया। तो वर्ड के मौखिक रूप को, मतलब जो हमने बोल दिया, वही क्या हो जाती है? वही आपकी ध्वनि हो जाती है। क्या यह बातें समझ में आई? वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके अब और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और यदि उस वर्ड को हमने मौखिक रूप दे दिया, मुख से बोल दिया, वही आपकी क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। बातें इतनी समझ में आई होंगी। अब चलिए समझते हैं क्या होता है वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। जैसे देखिए, वर्णमाला की परिभाषा आप समझें। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप, इसी को आप लोगों को समझना है। जैसे हमने कहा कि एक एग्जाम्पल में वर्णमाला के बारे में, एक एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमने कहा आ, खा, जा, झा, टा, पा, ज्ञा। अब एक बात को बताइए, ये आपके तो लिखे हुए हैं क्या? वर्ड ही तो लिखे हुए हैं। लेकिन क्या ये वर्ड एक सीक्वेंस में लिखे हैं? क्रमबद्ध या व्यवस्थित रूप में लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। तो क्या आप इसको वर्णमाला नाम देंगे? नहीं देंगे। इसको आप वर्णमाला नहीं कहेंगे। बात समझ में आई? दूसरी बात को यह समझना है, ये आपका आ है, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। कहने का मतलब आ के बाद आप क्रमबद्ध वर्णमाला में बड़ा आ पाएंगे, छोटी ई, बड़ी ई, और इसी सीक्वेंस में आप यहाँ तक पहुंचेंगे। ज्ञा तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? ज्ञा तक पहुंच जाएंगे। तो वर्णमाला, वर्णों का जो यह व्यवस्थित तरीका है या क्रमबद्ध तरीका है, यही आपका क्या है? वर्णमाला है। तो सीक्वेंस में, क्रम में, व्यवस्थित रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है, इसी को हम कह देंगे क्या? वर्णमाला।
क्या यह बातें समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हम इसको वर्णमाला नाम नहीं देंगे, लेकिन वर्णमाला नाम इसको देंगे क्योंकि वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। बातें समझ में आई? अब चलिए समझते हैं, यह जो वर्णमाला है, वर्णमाला में दो तरीके के शब्द वर्ण होते हैं, एक स्वर होते हैं, या वर्णमाला के दो अंग होते हैं, एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। जैसे एक फैमिली में कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर में कुछ मेल होते हैं, कुछ फीमेल होते हैं, उसी तरीके से वर्णमाला आपका एक परिवार है, उसके दो अंग हैं, एक अंग का नाम क्या है? स्वर है, और एक अंग का नाम क्या है? व्यंजन है। आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वर्णमाला के दो अंग। तो वर्णमाला के दो अंग होते हैं, एक का हमने नाम दिया स्वर और दूसरे का नाम दे दिए क्या? दूसरे का नाम दिए क्या? व्यंजन। दूसरे का नाम क्या दिए? व्यंजन नाम दिए। अब बात को समझिएगा। देखिए स्वर क्या होते हैं? देखिए आप ध्यान रखिएगा, स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर इसलिए स्वतंत्र होते हैं कि स्वर अगर उच्चारण हो रहा है स्वर का, तो ये अपने आप में ही अपना ही उच्चारण करते हैं। मतलब कहने का यह है कि स्वर वर्ड वे वर्ड होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं ली जाती है, इन्हें हम कहते हैं स्वर। तो वे वर्ड जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं ली जाती है। मतलब स्वर वे होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। मतलब स्वर का मतलब यह है कि भाई यदि हम अपना काम स्वयं कर रहे हैं, किसी पर डिपेंड नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है मुझे अपने काम करने के लिए, इसलिए मैं क्या हूँ? स्वतंत्र हूँ। तो स्वर स्वतंत्र होते हैं। दूसरी बात को समझ लीजिएगा, स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं। आइए समझते हैं। जैसे हमने स्वर में एक एग्जाम्पल लिखा, क्या लिखा? एक एग्जाम्पल लिखा, स्वर लिखे आ, एक लिखे बड़ा आ, फिर छोटी, फिर बड़ी, इसी तरीके के सभी स्वर। अब जब आ को बोल रहे हैं तो इसे किसी वर्ड की जरूरत नहीं पड़ रही है। बड़ा आ बोल रहे हैं तो किसी अन्य वर्ड की जरूरत नहीं है, स्वर अकेले ही काफी होते हैं, इसलिए इन्हें स्वतंत्र बोला जाता है। अब आइए चलते हैं व्यंजन की शुरुआत करते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब स्वर की सहायता से भाई साहब ये बोलेंगे, कहने का मतलब यह व्यक्ति किसी दूसरे की सहायता से पूरा काम कर रहा है, तो क्या स्वतंत्र होगा? नहीं होगा। इसलिए यह क्या हो जाएगा? अस्वतंत्र हो जाएगा। क्या होगा? अस्वतंत्र होते हैं। अब बात को समझिएगा। जैसे हमने एक आपका एग्जाम्पल दिया, एक व्यंजन है, मान लीजिए एक व्यंजन क्या है? का। एक व्यंजन हमने कहा का। अब बोलिए का, इसका मतलब का बोल रहे हैं तो का प्लस आ रहा है, खा बोल रहे हैं तो खा प्लस आ रहा है या नहीं? आ रहा है ना। इसका मतलब है कि ये जो व्यंजन होते हैं ये तो व्यंजन है ही है और ये स्वर है। तो का को बोलने के लिए हमें आ की जरूरत पड़ी, इसका मतलब इस व्यंजन को बोलने के लिए इस स्वर की जरूरत पड़ी। तो व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की जरूरत पड़ी, इसका मतलब ये आपके भाई साहब स्वतंत्र नहीं होंगे, अस्वतंत्र होंगे। और हमने परिभाषा भी आपको बता रखा है कि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं। जब स्वर की सहायता से बोले जाएंगे तो ये भाई साहब अस्वतंत्र होते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, शायद आप लोग स्वर और व्यंजन को अच्छे तरीके से यहाँ से कवर कर पाए होंगे। अब चलिए चलते हैं स्वर की और कैटेगरी जो होती है, स्वर को कितने कैटेगरियों में बांटा गया है, किन किन टॉपिक पर चर्चा करनी है, अब आगे चलते हैं। आप इतनी सी सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब चलते हैं स्वर। स्वर के भेद। सबसे पहली बात, स्वर के भेद पढ़ेंगे तो सबसे पहला भेद आप पढ़ेंगे उत्पत्ति एवं निर्माण के आधार पर।
निर्माण के आधार पर स्वर के तीन भेद, निर्माण के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं। पहला समझते हैं मूल स्वर। मूल स्वर क्या होते हैं? मूल स्वर वे स्वर जिनका निर्माण सबसे पहले हुआ, वे स्वर जिनका निर्माण सबसे पहले हुआ हो, सबसे पहले हुआ हो। इसका मतलब क्या है कि मूल स्वर वे होते हैं, एक तरीके से जड़ समझ लीजिए, जड़ जो जड़ होती है वही मूल होता है। अर्थात जिस स्वर का निर्माण सबसे पहले हुआ होगा उसी को हमने नाम दे दिया क्या? उसी को हमने नाम दे दिया मूल स्वर। क्या बातें समझ में आई? मूल स्वर समझ में आया। वे स्वर जिसका निर्माण सबसे पहले हुआ है उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। दूसरी बात को आप समझेंगे, मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं? मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो वे स्वर जो दो मूल स्वर से मिलकर के बने होते हैं, मूल स्वर से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें हम मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए, दो मूल स्वर, इसी को पकड़ना है। देखिए, मूल दीर्घ, इस बात को समझिएगा। मूल दीर्घ का मतलब हुआ कि जो मेरे मूल तो हैं और दीर्घ बन जा रहे हैं। इसका मतलब इसी मूल का जो, इसी चारों मूल का जो दीर्घ है, बड़ा है, वही क्या हो जाएगा? मूल दीर्घ स्वर। तो जैसे आप समझ पा रहे होंगे, ये छोटा आ है और ये छोटा आ है। एक मूल स्वर हुआ, एक मूल स्वर। हमने क्या कहा? दो मूल स्वर से मिलकर बने होते हैं। तो एक मूल स्वर, दो मूल स्वर, दोनों मूल स्वर मिलकर के क्या बना लिए? बड़ा आ। इसी तरीके से दोनों मूल स्वर मिलकर के बड़ी ई बनाए, ऊ से मिलकर के क्या बना लिए? बड़ा ऊ बना लिए, और दोनों छोटी री से मिलकर के एक बड़ी री बना लिए। क्या यह बात समझ पे आई? तो मूल स्वर जो सबसे पहले बनते हैं, मूल दीर्घ स्वर का मतलब होता है वे स्वर जो दो मूल स्वर से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। ये दो बातें आप लोग अच्छे से समझ पाए। इसका मतलब यहाँ पे यह है कि इसकी भी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। इसकी संख्या यहाँ पे कितनी हो गई? 4 हो गई। ये आप ऐसे समझेंगे, मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। ये आप ऐसे नोट डाउन करके इसको अब बना लीजिएगा। ओके, यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। यहाँ तक यदि बातें आप लोगों को समझ में आई हो तो हम चलते हैं इसी के तीसरे टाइप पर, इसी के तीसरे प्रकार पे चलते हैं। और ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा यहाँ पे समझ लीजिएगा, तीसरे को बोलते हैं संयुक्त स्वर। तीसरे को क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं। बातें समझ में आई? तो जो स्वर के भेद होते हैं उत्पत्ति एवं निर्माण के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर होता है, मूल दीर्घ स्वर होता है, और आपका लास्ट में संयुक्त स्वर होता है। इतनी बातें समझ में आई। जब दो अलग अलग स्वर से एक नए स्वर का निर्माण होता है, एक नए स्वर का निर्माण होता है तो उसे ही क्या बोलते हैं? उसे ही हम बोल देते हैं संयुक्त स्वर। मतलब जब दो अलग अलग स्वर, देखिए अभी तक क्या हुआ करता था, दोनों स्वर एक हुआ करते थे, दोनों स्वर एक थे, मिलकर के दीर्घ बना लिए। अब ए भाई मतलब दो स्वर अब अलग अलग होंगे। मतलब यहाँ पे दो स्वर समान है, देख रहे हैं या नहीं? ये दोनों स्वर देखिए सेम है या नहीं है? सेम है। अब यहाँ पे जो संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर सेम, मतलब यहाँ पे जो अलग अलग स्वर होते हैं वो मिलकर के बनाएंगे। मतलब एक कैटेगरी यहाँ पे समान है, अब यहाँ पे समान नहीं होगी। जैसे एक एग्जाम्पल में समझिएगा। आइए इस बात को पूरा समझते हैं कि ये संयुक्त स्वर क्या होते हैं। तो जो संयुक्त स्वर होते हैं, ये संयुक्त स्वर दो अलग
अलग स्वर से एक नया स्वर बनता है। दो अलग स्वर का मतलब है कि एक स्वर आपका ए अलग हुआ और एक स्वर आपका ए अलग हुआ, तो दोनों में से मिलकर के कोई एक तीसरा नया स्वर मिल रहा है या नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा, आप ऐसे आप एक स्वर यहाँ से आ निकाल लीजिए, एक स्वर आप ई निकाल लीजिए, और देखिए मेरी बातों को संयुक्त स्वर का मतलब होता है जोड़, और दो से मिलकर के बन रहा है। अब आ और ई को साथ पढ़िए तो देखिए आई का कॉन्सेप्ट आएगा। आ और ई साथ में पढ़िए, आ ई आ रहा है या नहीं। इसी तरीके से एक क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब यहाँ से एक मान लीजिए कोई आ निकाल लो और एक ऊ निकाल लो, तो हमने निकाल लिया आ और क्या निकाल लिया ऊ। अब देखो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट ए आया। अब देखिए यहाँ पे इसको पढ़िए, अब दोनों को साथ पढ़िए तो ए हो जाएगा आ ऊ, इसका मतलब आ ऊ, इसका मतलब ओ की मात्रा आ रही है नहीं, तो एक स्वर हो जाएगा। इसी तरीके से जब आ को ओ के साथ पढ़ेंगे तो औ का कॉन्सेप्ट आएगा, आ और ओ को ऐ के साथ पढ़ेंगे तो ऐ का कॉन्सेप्ट आएगा। इसका मतलब है, नोट करके आप लोग समझ लीजिएगा, नोट करके समझिएगा, ए ओ ए आपके चार संयुक्त स्वर होते हैं। क्या होते हैं? चार संयुक्त स्वर होते हैं। बातें इतनी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। स्वर एवं निर्माण के आधार पे हमने बता दिया। आगे के कॉन्सेप्ट में आपको हम मात्रा के आधार पर बताएंगे, फिर जिह्वा के आधार पर आप लोगों को यह बातें समझाएंगे। आप लोग या हिंदी की सीरीज को आप लोग फॉलो करिएगा। वर्णमाला नहीं, पूरे आप वनडे एग्जाम के लिए जहाँ पर कहीं पर भी हिंदी पूछी जाती है उन समस्त टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे और एग्जाम से पहले करने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक यदि मेरे दोस्त आप लोगों को बातें अच्छे से समझ में आई हो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि किसी भी बात की कोई भी यदि प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हिंदी की इस सीरीज को आप ज़रूर फॉलो करें। ओके, थैंक यू।